हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ऑफिसर एकेडमी द्वारा जो 360 एनसीईआरटी बुक लाया गया है, इसके हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख रहे थे। इसमें हम लोग जो है क्लास 6 का जो है अध्याय 1 और 2 को देख लिए हैं। आज हम लोग अध्याय 3 से देखेंगे और अध्याय 3 का जो चैप्टर है ये है आरंभिक नगर। तो चलिए हम लोग जो है अध्याय 3 से हिस्ट्री में देखना शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा सही है। लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने जाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई। तो ये स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें है दोनों सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। देखिए, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इसी काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। और वो ये सोचा ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, या सोच कर वे हड़प्पा खंडरों के जो है ईंट को उखाड़ के रेलवे लाइन में लगा दिए थे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब माना जाता है, तो 4700 साल पहले। तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है 4700 साल पहले माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की नगरों की विशेषता क्या सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के बारे में। इस सभ्यता के कई नगर पश्चिम भाग और पूर्व भागों में बटी हुई थी, तो ये सही है। इस सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को दुर्ग तथा निचले भाग को जो है निचला दुर्ग कहा जाता था। तो जो ऊंचाई वाला भाग पे था उसे नगर दुर्ग और निचले वाले भाग को निचले दुर्ग कहा जाता था। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस सभ्यता की इमारतें को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो ये गलत है। यहाँ कच्ची ईंट नहीं पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये भी सही है। तो इसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। यहाँ देखिए, इन नगरों में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा तथा ऊंचाई पर बना होता था और पूर्वी हिस्सा बड़ा और लेकिन निचले इलाकों में होता था। ऊंचाई वाले भाग को जो है पुरातत्वविदों ने जो है नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों में 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, तो इसे पक्की ईंटों की बनी होती थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल में से एक विशाल अश्नागार का साक्ष्य मिला है। तो अश्नागार का जो साक्ष्य ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदारो से। तो मोहनजोदड़ो से जो है अश्नागार का साक्ष्य मिला है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो है ये लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला है। तो अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला है। इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। यह देखिए, इसे मिलान करना है। तो मिलान करना है कहाँ से कौन सा चीज प्राप्त हुआ है। तो देखिए, हड़प्पा से R37, हड़प्पा से हो जाएगा R37। मोहनजोदड़ो से जो है अश्नागार प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा कालीबंगा जो है यहाँ से मोहरे प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा से मोहरे और लोथल से जो है बंदरगाह। तो इस तरह हम लोग A का 3, A का 3 दोनों में है और B का 1, A का 3, B का 1, A का 3, B का 1 और C का हो जाएगा 4। तो C का 4, इस तरह हम लोग ऑप्शन नंबर C आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है, कुछ नगरों में नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान अश्नागार कहा है। तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के लिए इसे खाली कर दिया जाता था। उसके बाद शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा मोहरे हड़प्पा स्थल और अन्य कलाकृतियों में मिली है। देखिए, मोहनजोदड़ो से स्नानागार और हड़प्पा से R37, कालीबंगा में मिली कब्रों से कुछ पर R37 नंबर लिखा था और उसे पहचानने में मदद करता है। तो ये वहाँ के साक्ष्य के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट या 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। इसमें कौन सा सही है। हड़प्पा सभ्यता में गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी के जैसी धातुओं से बनी थी। तो ये इसमें सही है। इस सभ्यता के लोग धातुओं की मुहरें बनाते थे जिस पर पक्षियों का चित्र हुआ था। तो ये जो है इसमें गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक सही है। यहाँ देखिए, हड़प्पा में नगरों में बड़ी हलचल रहा करता था
यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो जंगल के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अनुपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों का अपने पास रखते होंगे। इस नगर में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। ये लोग कौन से पत्थर की मुहर बनाते थे? इन आयताकार मुहरों में साधारणतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। वहां दिया गया पक्षी का चित्र मिलते हैं और धातुओं की मुहर होते थे। तो ये पत्थर की मुहर होते थे और इसमें जानवरों का चित्र मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट है 8 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? तो ये लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काला रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए किस प्रकार की पत्थर के बने बाट का उपयोग किया जाता था? तो बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए किस प्रकार पत्थर का जो है उपयोग किया जाता था? तो चट पत्थर का। तो चट पत्थर का उपयोग जो है किया जाता था। बाट देखिए कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है और वहाँ पे जो है पिक्चर दिया होगा, ये देखिए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे कहते हैं। तो जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। तो उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर तक निर्यात करते थे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो है केवल 2 ये असत्य होगा। तो इसमें केवल 2 असत्य है। बाकी पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और फेयंस जो होता है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कपास की खेती का साक्ष्य जो है ये हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। तो कपास की खेती का साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे। हड़प्पा का लोग जो है तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। तांबे का आयात जो है राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। तो ये लोग राजस्थान के साथ साथ जो है पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये जो है व्यापार के बारे में, आयात निर्यात के बारे में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा असत्य है? हड़प्पाई लोग पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे। हाँ, ये अभी हम लोग देखे हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जस्ता को मिलाया जाता है। तो कांसा बनाने के लिए जो है तांबे के साथ जस्ता को मिलाया जाता है। ये कथन जो है सही होगा। फिर टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो कांसा बनाने के लिए तांबे तथा जस्ता को मिलाया जाता था। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इसमें जो है ये भी सही हो जाएगा। तो इससे पूछा गया असत्य कौन सा है? तो इसमें कुछ गलत दिया गया है। तो इसको देखिए क्या है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ देखिए कांसा बनाने के लिए जो है जस्ता नहीं, तांबे के साथ टीन मिलाया जाता था। इसमें जो है बी गलत हो जाएगा। तो बी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से हड़प्पा स्थल धोलावीरा बसा हुआ है। तो धोलावीरा जो ये कहाँ बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गुजरात में। तो धोलावीरा गुजरात में बसा हुआ है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो हड़प्पा स्थल धोलावीरा गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर था। धोलावीरा नगर जो है 3 भागों में बांटा गया था। इसके बाद है धोलावीरा नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है? तो इसमें देखिए 1 और 2 सही हो जाएगा।
गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाकों में खादिर खेत किनारे धोलावीरा नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाई थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर जो है 3 भागों में विभक्त था। इनके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची सी दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया है। इन अभिलेख को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी एक उपनदी के किनारे बसा लोथल साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल धोलावीरा निम्न में से किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो धोलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर बसा हुआ था। तो धोलावीरा लूनी नदी के तट पर बसा हुआ था। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जंगलों के विनाश हो गया, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई और भूतात्विक परिवर्तन। तो इनमें जो है इनमें से सभी हो सकता है। तो ऑप्शन सी दिया गया है 1, 2 और 4। शासक का नियंत्रण और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, 3 भी हो सकता है। तो ऐसा भी उसका जो है प्रमाण नहीं है, तो इनमें सभी भी हो सकता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग का अध्याय 4 आ गया और अध्याय 4 है क्या बताती है किताबें और कब्रें। तो हम लोग अब देखेंगे क्या बताती है किताब और कब्रें, और ये क्लास 6 का जो है अध्याय 4 है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद 4 होता है। तो देखिए वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और इसकी रचना 3500 साल पहले हुई है। निम्नलिखित में वेदों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो ये सत्य है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, तो ये कथन भी सत्य है। ऋग्वेद का रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है, तो ऋग्वेद में रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है, ये कथन भी सत्य है। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिखी गई है, तो ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिखी गई है, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है कौन सा सही पूछा गया, तो 1, 2, 3 इसमें सही है। यहाँ देखिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे हैं। इनमें 3 देवताओं की बहुत महत्वपूर्ण है, यज्ञ, इंद्र, सोम जो है महत्वपूर्ण है। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता और सोम एक पौधा है जिसे खास पे बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कर कंठस्थ करवाते थे। अधिकांशतः सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा कैसी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो संस्कृत जो है ये किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो भारत यूरोपीय। तो भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है संस्कृत। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। उनमें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को जो है देख के ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार से है? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा किस परिवार से जुड़ी है? तो झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा जो किस परिवार से जुड़ी हुई है? तो ये ऑस्ट्रो एशियोटिक। तो ये ऑस्ट्रो एशियोटिक परिवार से जुड़ी है, भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। फिर है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी 2 नदियों गंगा और सिंधु के बीच संवाद का अंश है। इसे पूछा गया कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है। इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया।
इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार जो है प्रातःविद्याओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी 2 नदियां, जिसमें व्यास और शतरुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। तो विश्वामित्र का जो है ऋग्वेद में नदी से संवाद है, ये व्यास और शतरुज नदियों के बीच का संवाद है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो किस 2 नदी को जो है देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो सतलज और व्यास। तो सतलज और व्यास को जो है देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य कब पूरा हुआ? तो ऋग्वेद को जो है कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा हुआ है 150 साल पहले। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें सही कौन सा है? सही हो जाएगा, ऋग्वेद में मवेशियां, बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो ये सही है। इसमें मवेशियों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई की जाती थी और लड़ाइयों जैसे जमी के लिए की जाती थी और उपजाऊ हो या अच्छा चरागाह हो। तो मवेशी को प्राप्त करने के लिए लड़ाई किया जाता था और जमीन के लिए जो लड़ाई किया जाता था तो ऐसा जमीन जहाँ उपजाऊ हो और जहाँ चरागाह हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अधिकांश युद्ध में पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेती थी और उनकी अस्थायी सेना भी होती थी। तो उनकी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है सही हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 समूह का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था? तो ऋग्वेद में जो 2 समूह का वर्गीकरण राजा और पुरोहित को काम के अनुसार किया गया था। तो राजा और पुरोहित को जो है वर्गीकरण काम के अनुसार किया गया था। ऋग्वेद काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? तो ऋग्वेद के काल में जो है ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को लड़ाई रथ को खींचने के लिए लाया जाता था। तो घोड़ा को जो है लड़ाई रथ को खींचने के लिए काम में लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जनता या पूरे समुदाय के लिए जो है विष और जन शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, विष और जन शब्द का प्रयोग किया जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन इसमें असत्य है? ऋग्वेद में जिन लोगों की प्रार्थनाएं की रचना की है उन्हें आर्य कहते हैं। तो ये सही है। ऋग्वेद में पूरे समुदाय के लिए विष और जन का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक बन जाता था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहा करते थे। तो ये भी सही है। इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है? तो इसमें जो है केवल 3 असत्य होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई जो है राजतंत्र वाला कोई व्यवस्था उसमें नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले को आर्य कहा जाता था। तो इसको आर्य कहा जाता था। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाओं बोलते थे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? तो महापाषाण बनाने की प्रथा कब शुरू हुई है? 3000 साल पहले। तो महापाषाण बनाने की प्रथा जो है 3000 साल पहले शुरू हुई है। ये महापाषाण का क्या है? ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा, और महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोग द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र पर बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन सही है? चलिए फिर देखते हैं। महापाषाण में गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हुए हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है जो जमीन के नीचे कब्रों को नीचे दर्शाता है। तो ये इसमें सही है। महापाषाण पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए जाते हैं, ये भी सही है। मृतकों को खास किस्म की धातुओं के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। तो इसमें ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है। तो इससे पूछा गया सत्य कथन कौन सा है? तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर है, निम्नलिखित में से सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन का चुने। महापाषाण में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख प्राप्त किए गए हैं तथा दूसरे कब्र में मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इसका एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाया जाता है। बाद में मरने वाले लोग को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों से लाकर दफनाया जाता था। तो ये जो है
सामाजिक असमानता को दर्शाता है, जो जिस हिसाब से जिसकी सामाजिक स्थिति थी उस हिसाब से जो है उसे दफनाने में भी किया गया था। इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग का अध्याय 5 आ गया। क्लास 6 का हम लोग अब अध्याय 5 को देखेंगे और अध्याय 5 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज। तो राज, राजा और एक प्राचीन गणराज। अभी हम लोग अध्याय 3, 4 देख लिए हैं, 3 और 4 को कर लिए। अब हम लोग अध्याय 5 को देखते हैं। तो चलिए अध्याय 5 में पहला क्वेश्चन है, आज से 3000 वर्ष पहले लोग किस प्रक्रिया के द्वारा राजा बनते थे? तो आज से 3000 वर्ष पहले जो है लोग यज्ञ करके राजा बनते थे। तो यज्ञ करके राजा लोग बनते थे आज से 3000 वर्ष पहले। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा असत्य है वो देखना है। इसमें देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और किसी दूसरे राजा ने रोका तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को से युद्ध करनी पड़ती थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा इसके लिए उपहार लाते थे। तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, नींद में से युद्ध क्षेत्र में राजा के सहचर कौन होता था? तो राजा के सहचर कौन होते थे युद्ध क्षेत्र में? तो ये होते थे सारथी। तो ये सारथी राजा के होते थे सहचर। इन सभी आयोजनों में राजा के मुख्य स्थान होता था। उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल का एक विशेष स्थान पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। तो राजा का सारथी राजा का सहचर होता था युद्ध क्षेत्र में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। तो इसमें से कौन सा सही है? यज्ञ के अवसर पर राजा के सारथी राजा के विजयी तथा अन्य गुणों का गुणगान करते थे। तो ये सही है। वैश्य और शूद्र जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें भी अनुष्ठान में शामिल किया जाता था। तो ये इसमें गलत है। पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल एक इसमें सही है। देखिए, राजा के सारथी उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों पर अन्य गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अनसामरे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ घर बैठकर यज्ञ पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो जिसे पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो इसमें से किसका कौन सा काम है, इसका ये मिलान करना है। तो देखिए, क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना था। इसे फिर हो जाएगा ब्राह्मण का यज्ञ करना था। वैश्य का खेती और व्यापार था और शूद्र का तीनों वर्गों की सेवा करना था। इस तरह देखिए हम लोग का आंसर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। देखिए, वर्ण उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। वैश्य का काम खेती करना, पशुपालन तथा व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्ग की सेवा करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन की बसने की जगह। तो जन की बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर है, निम्न में से जनपद के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो जनपद के संबंध में से गलत कौन सा है? यहाँ लोग झोपड़ियाँ में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। लोग चावल, गेहूँ, धान, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ काले रंग के होते थे। इसमें पूछा गया जनपद के बारे में कौन सा गलत है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें गलत हो जाएगा। केवल 3 इसमें गलत होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद का उदय कब हुआ? तो महाजनपद का उदय हुआ है 2500 साल पहले। तो महाजनपद का उदय जो है 2500 साल पहले हुआ है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस काल में लकड़ी के हाल की जगह लोहे की हाल बनने लगे, जिससे जमीन को भी आसानी से जोता जाने लगा। महाजनपद के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद शक्तिशाली जनपद होने का कारण क्या था। तो मगध को जो है शक्तिशाली जनपद होने का कारण क्या है, तो चलिए ये देखते हैं। तो मगध की से सोन जैसी नदियां बहती थी जो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही होगा। मगध के दो शक्तिशाली राजा बिंबुसार और अजातशत्रु अन्य जनपदों को जीतकर क्षेत्रीय विस्तार किया, तो ये भी सही हो जाएगा। और मगध की आधुनिक राजधानी राजगिरी को बनाया गया। तो मगध की आधुनिक राजधानी जो राजगिरी को नहीं पाटलिपुत्र को बनाया गया था, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हथियार को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करते थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपद को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते रहे। महापद्मनंदन ने एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग तक फैला। बिहार में राजगिरी जो है आधुनिक राजधानी कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था। अजातशत्रु जो है ये मगध का एक शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का राजा था। सिकंदर कहाँ का राजा था, तो मेसोडोनिया का। सिकंदर जो है ये मेसोडोनिया का राजा था। सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ये मेसोडोनिया का जो है राजा था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया, 2300 साल पहले। तो सिकंदर भारत पर आक्रमण जो है 2300 साल पहले किया है। मेसोडोमिनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उन्होंने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, तो उनके जो सिपाही हैं वो युद्ध करने से मना कर दिए। नेक्स्ट है, सिकंदर मिस्र और पश्चिमी एशिया के राजा को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के किस नदी तक पहुंचा। अभी हम लोग देखें ब्यास नदी पर पहुंचा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। तो बज्जी की राजधानी थी वैशाली। तो बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो बज्जी संघ की राजधानी हो जाएगी वैशाली। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बज्जी संघ के संदर्भ में सही कथन क्या है। इसकी राजधानी वैशाली थी, तो हाँ ये सही है। विश्व में एकमात्र संघ जहाँ गणतात्मक शासन व्यवस्था था, ये भी सही है। इस संघ के सभाओं में स्त्री, दास और कर्मकारों भी इन सभा में भाग लेते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें जो है 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। देखिए बज्जी के बारे में क्या दिया गया है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उनके नजदीक ही बज्जी राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली। बिहार यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभी राजाएं विभिन्न अनुष्ठान एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इस सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बज्जी संघ का वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसे बुद्ध के कई व्याख्यान दिया गया है। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो बज्जी संघ का जो है वर्णन दिग् निकाय से लिया गया और इसे 2300 साल पहले लिखा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण करने से पहले किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। तो अजातशत्रु जो है बज्जी संघ पर आक्रमण करने से पहले बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए किस मंत्री को भेजा था, तो बस्कार। तो बस्कार को जो है अजातशत्रु बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। इस तरह देखिए हम लोग का चैप्टर जो है 5वीं खत्म हो गया और आज हम लोग क्लास 6 में जो है चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 को देखे हैं। अब हम लोग अध्याय 6 को देखते हैं। अध्याय 6 में है नए प्रश्न और नए विचार। तो नए प्रश्न और नए विचार हम लोग अध्याय 6 को देखना शुरू करते हैं। इसमें है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गण से था। तो बुद्ध का संबंध किस गण से था, तो बुद्ध का जो संबंध है ये शाक्य गण से था। तो बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। थोयुवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर सुख छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है।
गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक के नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे, ये सही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की, ये भी सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश लुम्बिनी में दिया, ये गलत है। बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, ये भी सही है। इसमें कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बुद्ध के अनुसार यह जीवन कष्टों और दुख से भरा है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, तो ये सही है। उन्होंने लोगों को दयालु होना और मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने के लिए शिक्षा दी, ये भी सही है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी, ये भी सही है। तो पूछा गया कौन सा इसमें जो है कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सभी सही है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध अपनी शिक्षा लोगों को प्राकृतिक भाषा में क्यों दी? तो बुद्ध अपना शिक्षा जो लोगों को प्राकृतिक भाषा में इसलिए दिया क्योंकि सामान्य लोग प्राकृतिक भाषा को समझते थे। तो सामान्य लोग जो है प्राकृतिक भाषा को समझते थे, उनको इस भाषा की समझ थी, इसलिए बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है प्राकृतिक भाषा में दी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से उपनिषद के संदर्भ में सही कथन को सुने। उपनिषद में अध्यापक को विद्यार्थी के बीच बातचीत संकलन किया गया है, तो ये सही है। इन चर्चाओं में गार्गी, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्रियां विचारों का भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किए थे और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या किया और 42 वर्ष की जो है अवस्था में उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, सही है। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और स्त्री को घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायी को पाली भाषा में शिक्षा दी, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। उन्होंने अपने अनुयायी को जो है प्राकृतिक भाषा में शिक्षा दिए थे। महावीर ने अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहा। देखिए, इनके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा और नियमों का कड़ाई से पालन किया, अर्थात किसी भी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं हत्या करना चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके अनुयायी थे, क्योंकि वो प्राकृतिक भाषा सब समझ पाते थे। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान थे पाणिनि। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे पाणिनि। 13 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो हम लोग देखिए अभी प्राकृतिक भाषा में, क्योंकि जो है सामान्य जन का जो भाषा प्राकृतिक था वो आसानी से समझ पाते थे, इसलिए महावीर और गौतम स्वामी जो है अपना जो है शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से जैन धर्म से के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैन धर्म से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, ये सही है। किसानों के लिए इन नियम को पालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, ये भी सही है। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के जामनगर नामक स्थान पर लिखी गई है, तो इसमें जो है ये गलत है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, किसानों ने इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षा कई शाब्दिक तथा मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, यहाँ दिया गया है गुजरात के जामनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी, तो ये गलत है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किन ग्रंथ में मिलते हैं? तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो विनय पिटक में। तो विनय पिटक में मिलते हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित में बौद्ध संघ में प्रवेश लेने
के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। विवाहित महिलाओं को भी संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। विवाहित महिला को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो है 3 हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट चलिए भिक्षुनियों कहाँ रहते थे, तो ये कहाँ रहते थे, तो गुफा में। तो भिक्षु और भिक्षुनियों जो है गुफा में रहते थे। पहाड़ियों को काटकर बने गए गुफा कालो गुफा जहाँ भिक्षु स्थल में रहते थे, ध्यान करते थे कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। तो पहाड़ी को काटकर जो है गुफा कार्लो गुफा बनाया गया था, ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ भिक्षु भिक्षुनी रहते थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार त्याग देते थे। पहले मूर्तियां में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ खास संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब बुद्ध की प्रतिमा बनने जाने लगी। नेक्स्ट क्या है, पहले बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते थे, लेकिन अब करने के बजाय जो लोग शिक्षा देने की मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। लेकिन पूछा गया कौन सा असत्य है, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सभी जो है सही है। नेक्स्ट अब अध्याय 7 आ गया और अध्याय 7 से हम लोग कल देखेंगे। तो आज हम लोग अध्याय 6 क्लास का जो है अध्याय नंबर 3, 4, 5 और 6 को देखे हैं। कल हम लोग 7 से देखेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।